तो गेम थ्योरी से रिलेटेड इसके पहले वाला जो वीडियो दिया गया उसमें गेम थ्योरी को सिंप्लेक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे इसके मेथड का डिस्कस हम लोगों ने किया है। उसी से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है, मेथड वही है, बस सॉल्व करके आपको एक बार इसको दिखा देना है। एक प्रॉब्लम इससे रिलेटेड किया गया है, मेथड तो वही रहेगा, ये जो नंबर्स हैं वो बदलते रहेंगे, प्रोसीजर में कोई परिवर्तन नहीं होना है। इसलिए जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को आप जब करेंगे तब आपको लगेगा कि इसमें क्या डिफिकल्टी है या कोई प्रॉब्लम है। आप करेंगे नहीं, सिर्फ ये सोचेंगे कि एक प्रॉब्लम हुआ और एक मेथड्स पे एक प्रॉब्लम को कर दिया गया, शेष का क्या होगा, तो उसके आधार पे आप करें। तो जब आपको हमारे समझ से ये थोड़ी बहुत किसी को प्रॉब्लम आ सकता है तो डोमिनेंस रूल में आ सकता है, क्योंकि सिर्फ वही है जिसमें हम लोगों को डिसाइड करना होता है कि उसमें कहीं जहाँ एवरेज, जहाँ लेस और ग्रेटर होता है वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो हमारा रो का हो चाहे कॉलम का हो। लेकिन जहाँ कोई एक रो किसी एक रो से लेस नहीं है, कोई कॉलम किसी कॉलम का हर एलिमेंट ग्रेटर नहीं है, जहाँ हमको ऐसे दो को चूज करना है जिसका एवरेज से हम तीसरे को देखते हैं, तो उसी में आपको प्रैक्टिस करना है। अदरवाइज तो सारे एक मेथड पे आप उसको यूज करेंगे, सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो लास्ट सिंप्लेक्स मेथड जो सबसे कठिन आपको लग सकता है, कठिन इस कारण से हो सकता है कि सिंप्लेक्स थोड़ा है, जो भी हमारे मेथड्स हैं उनमें थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन है, उसमें भी समझने में ऐसा कुछ नहीं है कि आप समझें और वो चीज़ समझ में न आवे, ऐसा उसमें कोई कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा लॉन्ग है, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो कैलकुलेशन जब आप ओआर कर रहे हैं, एलपीपी करेंगे, गेम थ्योरी करेंगे, गेम थ्योरी में तो कम है, लास्ट में आपका सिंप्लेक्स आ गया तो उसमें थोड़ा सा आपको करना है। तो जो मेथड है, जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि इसका मेथड नहीं बताया जा चुका है, मेथड हो चुका है। अब आपके संतुष्टि के लिए एक और प्रॉब्लम हम कर दे रहे हैं। अदरवाइज जो भी प्रॉब्लम्स है वो जो आएंगे उनके नियमों को बताया जा चुका है, और उन नियमों को आप कितना गंभीरता से उसको समझ करके और उसको स्वयं यूज करना चाह रहे हैं। अब यदि आप ऐसा सोचें कि पूरा जो भी बुक्स के सारे प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर दिया जाए, तो सॉल्व करने में कठिनाई नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको पूरे 3 महीने 4 महीने का टाइम चाहिए। आपका एग्जाम कोरोना के वजह से थोड़ा सा रुक गया है, नहीं तो यदि ऐसी स्थिति नहीं रहती तो आप वीडियो पढ़ने की स्थिति में भी नहीं रहते। तो इसको ध्यान रख करके मैक्सिमम चैप्टर्स को क्या क्या चूज किया जाए, जिसकी एक आइडिया आपको मिल जाए और उससे उन प्रॉब्लम को आप लोग कर सकें, इसका प्रयास किया गया। अदरवाइज अगर ये कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसको भेजेंगे और हम अपने समय में जब हमारी परिस्थितियाँ ऐसी रहेंगी तो उसको हम निकाल करके आपको जब जरूरत होगी उससे पहले उसको हम रिप्लाई कर देंगे। तो देखें, एक प्रॉब्लम फिर से एक रिपीट हम कर रहे हैं वैसे। तो जो पीछे मेथड हम लोगों ने किया है, सिंप्लेक्स का जब यूज करना होता है तो क्या करते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि इसमें पहले ये देखा जाएगा कि जो भी प्रॉब्लम है उसमें हमारा सैडल पॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सैडल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, आपका जो ये पहला रो है, इस रो का जो मिनिमम है उसको लें। तो इसका जो मिनिमम है तो यहाँ हम लिख लेते हैं ये मिनिमम ऑफ रो, मिनिमम ऑफ रो। ये जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन है, एक बार और आप क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन हमने लिख लिया है और तब फिर इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो यही जो क्वेश्चन दिया गया है इसको अब हम रिपीट कर लेंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में चेक करते हैं कि सैडल पॉइंट है या नहीं है। तो जो पहला रो है उसका जो मिनिमम है वो हमारा -3, जो दूसरा रो है उसका मिनिमम -3, और जो ये तीसरा है उसका मिनिमम -4, ऐसा हमने ले लिया। तो ये सबका मिनिमम ले लिया।
अब इस मिनिमम में देखते हैं कि मैक्सिमम कौन है, वो हमारा मैक्सिमम होता है। तो इसमें मैक्सिमम जो है वो हमारा -3 है। तो यहाँ जो आया मैक्सिमम, यानी मिनिमम में मैक्सिमम क्या है, वो हमारा -3, तो -3 हो गया। अब इसके बाद से इसका मैक्सिमम देखते हैं, तो जब मैक्सिमम देखेंगे तो ये हमारा 3 आ गया, यानी ये मैक्सिमम कॉलम, तो इसमें हमारा जो मैक्सिमम आया वो 3 ऐसा आ गया। इसका जो मैक्सिमम आया वो भी हमारा 3, इसका जो मैक्सिमम आया वो भी हमारा 3। तब जब सब 3 ही है तो इसमें मैक्सिमम का मिनिमम देखते हैं, तो यानी जो ये आपका मैक्सिमम निकाले हैं उसका मिनिमम वही हमारा मिनिमैक्स हो। तब इसको हम लोग लिखेंगे 3। अब देखेंगे कि इसका जो मिनिमैक्स है वो 3 है और मैक्सिमम है वो -3 है, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं। यदि ये दोनों इक्वल होता तो हमारा वही पॉइंट सैडल पॉइंट हो जाता, और जब सैडल पॉइंट हो जाता तब आपको करना क्या है, क्वेश्चन कोई रहे सैडल पॉइंट मिल गया तो देखेंगे कि वो किस रो में है, तो जिस रो में आया वो आपका वही उसका बेस्ट स्ट्रेटजी या ऑप्टिमल स्ट्रेटजी हो गया। वो किस कॉलम में है तो वही हमारा जो हो गया वो बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर बी हो जाएगा। तो वर्क तो वही करना है, जो नंबर है वो आपके बदलते रहेंगे। तो अब हमने देखा कि ये दोनों में कोई इक्वल नहीं है, जब ये इक्वल होता है तो वही गेम ऑफ द वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ जो गेम ऑफ द वैल्यू आया, इफ भी इज द गेम ऑफ द वैल्यू ऑफ, इफ भी इज गेम, दिस इम्प्लाई, अब इस भी की जो वैल्यू है वो आपका मिनिमम 3 से लेकर और 3 तक ऐसा आएगा। तब हम देख रहे हैं कि जब ये -3 भी आ सकता है तो यानी जो गेम की वैल्यू है वो हमारा निगेटिव भी आ सकता है, इस कॉन्सेप्ट से 0 भी आ सकता है। तो गेम की वैल्यू नॉन निगेटिव नॉन जीरो, इसके लिए ये जो हमारा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के हर पॉइंट को हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो वो पॉजिटिव बनाने के लिए रूल आपको बताया जा चुका है। देखेंगे कि मिनिमम हमारा निगेटिव क्या है, तो हमारा यानी सबसे बड़ा निगेटिव क्या है, तो -4। अब -4 में 4 को ऐड करें तो भी हमको 0 देगा, इसलिए एटलीस्ट 1 मोर, तो 5 को सब में ऐड करें। तो जब 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आया k, तो वी ऐड k इज इक्वल टू 5 विथ ईच सेल ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के हर सेल को अब हमने 5 से ऐड किया, तब जो हमको आया वो क्या आया, तो यहाँ से यह A1 A2 A3 यह आया, B1 B2 B3 ये आया। तो A1 5 को ऐड करें तो 5 को ऐड करें 4, 5 को ऐड करें 1, 2 आएगा, 5 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और फिर इसमें ऐड करेंगे तो 2, फिर इसमें ऐड करेंगे तो 8, फिर इसमें ऐड करें तो 4, और फिर यहाँ ऐड करेंगे तो 1, यहाँ ऐड करेंगे तो 2, और यहाँ ऐड करेंगे तो अगेन 8, ऐसा। अब ये जो हमारा मैट्रिक्स हुआ, इस मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं कि कोई भी वैल्यू ऑफ निगेटिव नहीं रहा। तो जब कोई निगेटिव नहीं रहा तो अब हम क्या करते हैं कि A1 की स्ट्रेटजी जो है उसको हम X1 X2 X3, अब देखिए आपको कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स को डिफिनीशन के टर्म में आपको पूछा जाता है प्रॉब्लम्स में।
तो वो जो डिफिनीशन है उसका मीनिंग क्या है हमने बताया। वो वर्ड्स में वो कोई बुक उठाएंगे तो दिया हुआ है, उसको आपको लिख लेना है। अब आप देखें जैसे स्ट्रेटजी, तो यानी वो कौन सा, इसको हम थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किए थे कि वो कौन सा मेथड एडॉप्ट करें जिससे हमारा विनिंग जो प्लेयर है उसका जो विन हो वो हमारा मैक्सिमम हो सके, मिनिमम से मैक्सिमम हो सके, और जो लूजिंग प्लेयर है उसका लूज मैक्सिमम से मिनिमम हो सके। तो किस रूल को एडॉप्ट करेगा वही उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है। और स्ट्रेटजी में भी दो तरह की स्ट्रेटजी आती है, एक प्योर स्ट्रेटजी और एक मिक्स्ड स्ट्रेटजी। अब यही प्रॉब्लम हम लोगों ने किया, ये प्रॉब्लम किया, और इस प्रॉब्लम में यदि हमको सडल पॉइंट मिल जाता, तो जब सडल पॉइंट मिल जाता तो वो जिस रो में होता वो इस प्लेयर ए के लिए वो हमारा जो स्ट्रेटजी होगा वो प्योर स्ट्रेटजी कहलाएगा। और वही जब हमने ये सपोज किया प्रोबेबिलिटी में कि यदि सडल पॉइंट नहीं मिला तो ए की प्रोबेबिलिटी x1 x2 x3, y की प्रोबेबिलिटी y1 y2 y3, तो जो ही प्रोबेबिलिटी के टर्म में x1 x2 के टर्म में रहे तो इनकी जो वैल्यू आती है वो इसकी मिक्स्ड स्ट्रेटजी कहलाती है। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग तो आप समझ रहे हैं, उसको लैंग्वेज में लिख लेना है। तो ये वर्क हम अब यहाँ से, अब इसकी मिक्स्ड स्ट्रेटजी हम लेंगे x1 x2 x3 प्लेयर ए का और प्लेयर बी का y1 y2 y3। तो इसको हम ले x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3 be mixed strategies of A and B respectively। ये हमने सपोज कर लिया और फिर ये सपोज किया कि लेट भी डैश। अब ये नोटेशन आप बुक के अनुसार नोटेशन चेंज होता रहेगा कि जो मीनिंग है उसको आपको चाहे भी से डिनोट, भी स्टार से डिनोट करें, चाहे भी डैश से डिनोट करें, चाहे जो भी आप नोटेशन लें। तो लेट भी बार इज मिनिमम वैल्यू फॉर प्लेयर बी। इतनी चीजें हम सपोज कर लेते हैं। तो जब सपोज कर लेंगे तब आप देखेंगे इसी से इक्वेशन पाएंगे। तो 8 ये हमारा y1 y2 y3 है, ये हमारा x1 x2 और यह x3, ये है हमारा a3 के लिए। इसके लिए यह y1 y2 और y3 ये हमारा b3 के लिए आ गया। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो y1 y2 y3 की उन वैल्यूज को हमको पाना है जिससे इसका जो वैल्यू हो वो यानी जो लॉस हो वो मिनिमम हो सके, जिसको हमने भी डैश से लिया है। तो वह y1 y2 y3 क्या हो कि जो ये इक्वेशन हमको मिलेगा 8y1 प्लस 4y2 और प्लस 2y3 ये लेसर इक्वल टू भी डैश। यानी उन वैल्यू को इस इक्वेशन से हमको पाना है कि जिससे ग्रेटर वैल्यू ना दे, क्योंकि ये हमारा मिनिमम क्या हो उसको भी डैश हमने लिया है। अब इसके बाद से यही आपका 2y1 प्लस 2 8y2 और प्लस 4y3 लेस आर इक्वल टू भी डैश। और फिर यहाँ से यह y1 प्लस 2y2 प्लस 8y3 लेस आर इक्वल टू भी डैश। और y1 y2 y3 आपकी प्रोबेबिलिटीज है और प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है ऑलवेज 1 होता है। एंड
y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 1। अब इसके पहले वाले प्रॉब्लम में हमने बताया कि ये वर्क हम x1 के लिए भी लेके चल सकते हैं और y1 के लिए भी लेके चल सकते हैं, लेकिन y1 को ही क्यों लेते हैं, इससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। क्योंकि अभी जब यह v डैश से हम डिवाइड करते हैं तो वो 1/v डैश आता है, इसी में 1/v डैश आएगा और 1/v डैश को ही हम z लेते हैं। और स्टैंडर्ड फार्म में जब सिंप्लेक्स मेथड से हमको सॉल्व करना होता है तो स्टैंडर्ड फार्म में हम उसको चेंज करते हैं। स्टैंडर्ड फार्म चेंज करने का क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमम में रहे, तो v डैश 1/, में आना है तो v डैश जब मिनिमम रहेगा तब हमारा मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे कि इसमें v डैश से डिवाइड करेंगे। तो जब v डैश से डिवाइड करेंगे तो यही इसके आगे का स्टेप आप लिखेंगे, तो दिस इम्प्लाई यह 8y1/v डैश प्लस 4y2/v डैश प्लस 2y3/v डैश ये लेस आर इक्वल टू 1, ऐसा हमको मिलेगा। फिर यहाँ से दूसरे को देखेंगे तो यह 2y1/v डैश प्लस 8y2/v डैश और प्लस 4y3/v डैश लेस आर इक्वल टू 1। फिर इसके बाद से इसको देखें तो यह y1/v डैश प्लस 2y2/v डैश और प्लस 8y3/v डैश लेस आर इक्वल टू 1 ये आया। और फिर चूंकि ये हमारा y1/v डैश है, y2/v डैश है, इसको भी हम y1, y2, y3/v डैश में बदलें, तब हम क्या करेंगे v डैश से इसको भी डिवाइड करेंगे। तो एंड y1/v डैश प्लस y2/v डैश और प्लस y3/v डैश इज इक्वल टू 1/v डैश ये आया। अब ये आप बहुत सारे बुक्स में देखेंगे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन में सारे स्टेप्स नहीं रहते हैं, सीधे कैपिटल y1, y2, y3 ये लिख दिया जाता है। लेकिन वो क्यों कैसे हमने लिखा उस प्रोसीजर को मेरा ये प्रयास रहा कि उन बातों को आप समझें। इसीलिए हर क्वेश्चन की जो क्लू है उसको हमने ओपन कर दिया जिससे उसके आइडिया को आप समझ सकें और तब प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकें। केवल जो हम सॉल्व करें उसको आप रटते रहेंगे तो फिर इस पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जो उस क्वेश्चन को करने का थीम है, जो उसके मेथड है, जो उसके प्रोसेस है, उसको आप समझें और उसको आप यूज करें, रिजल्ट आएगा। इसी में y1/v डैश है, y1/v डैश, y1/v डैश, y1/v डैश। अब y1/v डैश को कैपिटल y1, वैसे y2/v डैश, y2/v, तो इसको y2/v डैश को कैपिटल y2 और y3/v डैश को कैपिटल y3 ऐसा हम सब्स्टिट्यूट कर लें। तो लेट y1/v डैश इज इक्वल टू कैपिटल y1, y2/v डैश इज इक्वल टू कैपिटल y2, y3/v डैश इज इक्वल टू कैपिटल y3 एंड 1/v डैश इज इक्वल टू z ऐसा लेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सिंप्लेक्स में हम लोग z से ही डिनोट करते हैं, तो इसको सिंप्लेक्स में चेंज करना है, इसलिए इस फॉर्म में चेंज किया। अब ये आ गया हमारा, तो देयरफॉर यही इक्वेशन हमारा रिप्लेस हो गया 8। अब यह कैपिटल y1 हो गया, इसी को y1 लिखा गया प्लस 4 कैपिटल y2 हो गया और प्लस 2 कैपिटल y3 हुआ और यह लेस आर इक्वल टू 1। फिर उसके बाद से यह 2 कैपिटल y1 प्लस 8 कैपिटल y2 और प्लस 4 कैपिटल y3 लेस आर इक्वल टू 1। और फिर यहाँ से y1 प्लस y2 प्लस 8y3
लेस आर इक्वल टू 1, ऐसा आ गया। एंड इसी को हमने ले लिया है कैपिटल Y1 प्लस कैपिटल Y2 प्लस कैपिटल Y3 इज इक्वल टू, अब देखें ये हमारा भी मिनिमम वैल्यू दिया गया है, यानी भी डैश वो वैल्यू है कि जो हमारा प्लेयर बी के लूजिंग को मिनिमम करे। तो जब डिनोमिनेटर में मिनिमम आएगा तब 1 बाई जो भी डैश होगा वो जो जेड को रिप्रेजेंट करेगा वो मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ से यही हम लिखेंगे मैक्सिमम ऑफ जेड, यही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। मैक्सिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2 प्लस Y3, ये जो आता है उसी को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेते हैं। तब जो ये हमारे पास ये लिमिटेशन है, ये कॉन्स्टेंट्स है, यानी Y1 और Y2 Y3 की वो क्या वैल्यू है जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, यानी इनकी वैल्यू इस भी डैश से लेसर इक्वल हो, तो उनको डिटरमिन करना है। तो ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हो गए, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब इसी के लिए हम क्या करेंगे कि कैपिटल Y1 कैपिटल Y2 कैपिटल Y3 और Z इसकी वैल्यू निकालेंगे, जैसे सिंप्लेक्स में निकालते रहे। अभी सिंप्लेक्स को अभी हम लोग टेबल को बनाएंगे तो इस वैल्यू को निकालेंगे। अब आप देखेंगे जब कैपिटल Y1 आपका निकल आएगा तो उसी कैपिटल Y1 को यहाँ लिखेंगे और जो Z की वैल्यू आएगा तो Z को हम वहाँ से Z को जब 1 बाई में कर देंगे तो भी डैश निकल आएगा, तो भी डैश भी हमारा निकल आएगा। और कैपिटल Y1 कैपिटल Y2 कैपिटल Y3 इनकी वैल्यूज और Z इसके निकालने से हमारा भी डैश निकल आया। और तब चूंकि हमने इसके स्ट्रेटजी को भी को स्मॉल y1 स्मॉल y2 स्मॉल y3 लिया है, इसलिए जब ये वैल्यू हमको मालूम हो जाएगा और यह वैल्यू भी मालूम हो जाएगा तो इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो स्मॉल y1 निकल आएगा। सेम वही ये हमको यहाँ टेबल को सॉल्व करेंगे सिंप्लेक्स से तो ये वैल्यू मालूम हो जाएगा ये, तो इस तरह से y1 y2 y3 ये वैल्यू निकल आएगा। और जो भी डैश निकलेगा तो 5 को हमने ऐड किया है, उसमें जब 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमारा भी की वैल्यू आएगी, और भी की वैल्यू आ गया वही हमारा वैल्यू ऑफ गेम। उसको प्लस के साथ लेंगे तो ए के लिए और उसी वैल्यू का निगेटिव लेंगे तो हमारा बी के लिए। तो ये प्रोसीजर है हमारा, ऐसे हमको करना है। अब इसको टेबल बनाना, सिंप्लेक्स मेथड का टेबल बनाना, तो करने के लिए ये कल के क्वेश्चन में हम लोगों ने बताया है। और जो लोग सिंप्लेक्स को नहीं पढ़े होंगे, सीधे गेम थियरी को पढ़ रहे होंगे, तो अब तक का जो वर्क है वो ऐसा नहीं कि उसमें सिंप्लेक्स का कोई यूज हुआ है। अब सिंप्लेक्स का यूज अब हम करने जा रहे हैं। तो सिंप्लेक्स का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो लेस या ग्रेटर होता है इसको हम हटाते हैं। तो हटाने के लिए जैसे ये लेस है तो ये लेस हटे, तो इसके लिए हमको कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो जो ऐड करते हैं वही हमारा स्लाइक वेरिएबल होता है, उसको हम S1 से डिनोट कर लिया। अब बुक्स आप चेंज करेंगे तो नोटेशन चेंज हो सकता है, कोई एक लेके चले। तो अब इसमें S1 ले लेंगे और फिर वही हमारा इसमें दूसरे में S2 लेंगे, तीसरे में S3 लेंगे, जिससे अब लेस वाला कंडीशन समाप्त हो गया। तब हम अब वो नया वर्क लिखेंगे। तो जैसे इसमें S1 आया, इसमें S2 आया, इसमें S3 आया, तो इसमें S1 तो है लेकिन S2 S3 नहीं है, तो उसको 0 S2 0 S3 ऐसा लिखेंगे। इस दूसरे वाले में S2 तो है लेकिन S1 नहीं है, तो 0 S1 और S2 रहेगा प्लस 0 S3। ये थर्ड वाले में S3 आएगा लेकिन S1 S2 नहीं है, तो 0 S1 0 S2। यानी प्रत्येक सब में हमें जिसमें वो है वो 1 मल्टीपल के साथ रहेगा, शेष में 0 के साथ। तो इस वर्क को अब हम करें, तो जब करेंगे तभी हमको मिलेगा 8y1 अभी 8y1 और प्लस 4y2 प्लस 4y2 और प्लस 2y3 और ये लेस हटाने के लिए जो लेस है उसमें हमने ऐड कर लिया S1 को ऐड किया। अब आप देखेंगे कि इसमें S2 आएगा, दूसरा चूंकि इक्वेशन दूसरा है तो इसमें दूसरा लेना पड़ेगा, S3 आएगा। तो चूंकि S2 यहाँ आना है, S3 यहाँ आना है, तो इसमें S1 S2 नहीं है, तब उसको हम लिख लेंगे 0 S1 प्लस 0 S2 और
अब यह इक्वल टू 1, लेस को हटाने के लिए ऐसा किया गया। फिर इसके बाद से दूसरा इक्वेशन को देखें, 2y1 प्लस 8y2 प्लस 4y3। अब इसमें S2 ऐड होगा तो इसमें S1 नहीं रहेगा तो उसको 0 के साथ S2 और यह 0 S3 इज इक्वल टू 1। और लास्ट में y1 प्लस 2y2 प्लस 2y2 प्लस 8y3 इज इक्वल टू 0 S1 प्लस 0 S2 प्लस S3 इज इक्वल टू 1। और जो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो इसको हम लिखेंगे कि मैक्सिमम ऑफ Z इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3। इसमें S1 नहीं है तो 0 S1 प्लस 0 S2 प्लस 0 S3 ये हमने यहाँ लिख लिया। अब इसी के बाद हम टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए देखिए अब हम इस सबको मिटाते हैं और टेबल बनेगा। यहाँ कल के वीडियो में हमने बताया था, लेकिन इसको थोड़ा सा और क्लियर एक बार और कर दे रहा हूँ आपको कि जो ये इक्वेशन है इसमें हमने y1 को क्यों लिया, b के स्ट्रेटजी से ही सिंप्लेक्स को सॉल्व क्यों कर रहे हैं, x1 के टर्म में इसको क्यों नहीं लिया। एक तो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन का आपने बताया कि चूंकि 1/v डैश आता है उसको हम z से डिनोट करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में z को मैक्सिमम में रखते हैं। तो जब v डैश मिनिमम रहेगा तब हमारा z मैक्सिमम आएगा और मिनिमम प्लेयर बी लूजिंग होता है उसके लूज को मिनिमम करना होता है। हम जो विन है उसको मिनिमम करेंगे तो फिर हमारा स्ट्रेटजी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो एक तो इस कारण से, दूसरा कारण आपको पिछले वीडियो में बताया था, फिर एक बार और बता रहे हैं कि आपको जब ये जब आपका यह v डैश x के लिए लेते तो उसको मैक्सिमम करते और जब मैक्सिमम करते तो एक ग्रेटर आर इक्वल होता है, यानी x1 x2 x3 तब लेते तो उसकी वैल्यू हम देखते कि क्या है कि जो वैल्यू आवे वो ग्रेटर आए। तो जो ग्रेटर आता तो ग्रेटर को हटाने के लिए हमको जो इधर की वैल्यू है लेस था तब तो वाइड की, लेकिन जब ग्रेटर होता तो माइनस करते। तो माइनस करने पर ये जहां भी हमारा स्लैक वेरिएबल आता है तो माइनस में आता है तो उसके साथ हमको आर्टिफिशियल वेरिएबल लेना पड़ता है। तो माइनस S1 लेते तो फिर हमको एक प्लस A1 लेना पड़ता, तब हमारा 2 वेरिएबल होता। S2 माइनस में जब आता तो प्लस A2 तो हमारे 6 वेरिएबल हो जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन भी आपका लंबा जाएगा, इसलिए हम y1 y2 y3 को लेकर के हम इस सॉल्यूशन को करते हैं। तो ये वर्क हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इससे टेबल बनाएंगे। तो टेबल जो सिंप्लेक्स मेथड को पढ़े हैं वो तो जानते हैं और कल का वीडियो जो देखे होंगे उनको भी ये पता होगा, लेकिन यदि उसको आपको समझने में थोड़ी कठिनाई भी रही होगी तो आप क्या करेंगे कि एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में हम यहाँ क्या करते हैं, पहले लिखते हैं यह CJ और उसके बाद फिर एक और हम रो लेते हैं। तो जो जो वेरिएबल्स हैं y1 S1 S2 और S3 ऐसा हम ले लेते हैं। अब क्या करते हैं कि जो ये लिखा गया CJ के आगे जो आपका ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम ऑफ z है, इनके जो कोफिशिएंट है उसी को ऊपर लिखेंगे। तो यह y1 इसका कोफिशिएंट इसमें 1 है, यह y2 इसका कोफिशिएंट इसमें 1 है, y3 इसका कोफिशिएंट 1 है और इसीलिए देखिए इसमें y1 y2 y3 नहीं रहता है तो भी S1 S2 S3 0 के साथ लिख लेते हैं क्योंकि उसको लिखने की जरूरत पड़ती है। तब यहाँ 0 यह 0 और यह 0 ऐसा लिख लिया।
अब इसमें क्या करेंगे, अब इन्हीं के कोफिशिएंट जो तीनों इक्वेशन के उसको लिखेंगे। तो पहले में यह 8, दूसरे में 2 और तीसरे में 1, ऐसा हमने लिख लिया। फिर इसके बाद 4, फिर यह 8, फिर यह 2, ऐसा लिख लिया। फिर यह 2, 4 और यह 8, फिर इसमें 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। अब आप देखें, ये अब इसमें देखते हैं ये जो क्वेश्चन, और फिर यहाँ एक और टेबल बनाते हैं XB, इसको लिखते हैं। अब यह XB में क्या लिखेंगे कि इक्वल के बाद जो ये वैल्यूज है, पहले इक्वेशन में ये पहले का है तो उसका यह 1, ये दूसरे का है 1, ये तीसरे का है 1, ये हम लिख लें XB। और इसको हम इस लाइन को कंप्लीट करते हैं, पहला हमारा ये सारी वैल्यूज आ जाती है। अब हम क्या करते हैं कि अब इसको हम मिटा रहे हैं, क्योंकि टेबल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, और इन सारे कोफिशिएंट को हमने वहाँ लिख लिया है और इसकी यहाँ जरूरत नहीं है। अब आप देखेंगे क्या करेंगे, हमें देखेंगे कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। तो जो यूनिट मैट्रिक्स, जैसे यही देखिए हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और ये हमारा 1 है, S3 लास्ट में था, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये हमारा थर्ड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स हो गया। तो थर्ड ऑर्डर का जो यूनिट मैट्रिक्स होता है, उसी में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होता है, वो जो वैल्यू किसका कोफिशिएंट है, उसी को हम यहाँ लिखते हैं। यहाँ अभी सीजे लिखेंगे। अब सीजे में क्या लिखेंगे अभी हम आपको बता रहे हैं। यहाँ हमने क्या किया, इन्हीं के वेरिएबल्स, यदि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यदि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपका यहाँ रहता है तो एक पहले आया इसलिए नहीं, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे 1 है, तो इसलिए इसको S1, यह S1 ये हमारा वेरिएबल होगा। और इस S1 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ वो लिखेंगे। सी में हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, यानी जो ऊपर लिखते हैं उसके कोफिशिएंट को लिखते हैं। तो इस तरह से अब जो एक कोफिशिएंट देखें बी के लिए, ये हम CB, CG तो ये नोटेशन हो गया। अब यह CB यानी जो बेसिक वेरिएबल्स हैं, ये हमारे जो यूनिट मैट्रिक्स हैं, वो जो वेरिएबल्स है ये बेसिक वेरिएबल है, और बेसिक वेरिएबल्स के लिए जो C आया वो हमारा CB। तो ये S1 0 हो गया। फिर ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम जो 1 है 0 आ गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम S3 ये आपका 0 आ गया। तो ये हम पहला स्टेप करते हैं। तो ये तो क्वेश्चन से ही देख के लिख लेना होगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये वैल्यू निकालते हैं ZJ। अब J हमारा रो कॉलम के लिए आता है, यानी Z1 का मतलब पहला कॉलम, Z2 दूसरा, Z3 तीसरा, ऐसे हम बढ़ते जाते हैं। तो जब आपका Z1 निकालना होगा तो जो CB है उसको ये इससे आपको प्रोडक्ट करना हो पहले रो से। तो यानी ये चूंकि सब 0 है इसलिए ये भी 0 आएगा। करते क्या है, इसका इसमें प्रोडक्ट, इसका इसमें प्रोडक्ट, इसका इसमें प्रोडक्ट, और तब सभी प्रोडक्ट का जो सम आएगा उसको हम लिख देते हैं। फिर दूसरे को जब लिखना होगा तो इसका प्रोडक्ट, फिर इससे प्रोडक्ट, इसका और सबका सम। तो चूंकि 0 ही है इसलिए बहुत हमको टेंशन न लेकर के 0 देगा, 0 हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ डेल जे निकालते हैं। तो डेल जे में इससे हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी Z1 से C1 को। तो यह 0 - 1, ये 0 - 1, 0 - 1, और यह 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0। ये जो डेल जे की वैल्यू आती है यही डिसाइड करता है कि ये टेबल आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। क्योंकि
जब तक ये निगेटिव रहेगा तब तक हम ये देखते हैं कि ये हमको टेबल आगे बढ़ाता रहना पड़ेगा। तो ये निगेटिव है इसलिए टेबल आगे जाएगा। तो हर बार टेबल यदि आता है कि हमको आगे ले जाना है तो कैसे ले जाएंगे, क्या करेंगे उसके लिए? तो उसके लिए देखते हैं कि जो निगेटिव है उसमें मैक्सिमम निगेटिव कौन है। तो जो मैक्सिमम निगेटिव होता है उसी के सामने के कॉलम को हम इनकमिंग वेक्टर कहते हैं। तो चूंकि इसमें सब इक्वल है तो सब जब इक्वल होते हैं तब देखते हैं कि इसमें किसकी वैल्यू थोड़ा इजी रहे कि वो वर्क करना आसान रहे। तो आप देखेंगे कि ये 1 है, 2 है, 8 है। 8 तो सब में है, ये 2 है, 4 है, 8 है, इससे बड़ी संख्या इसमें है। ये 2 है, 4, 8 है, बड़ी संख्या इससे, इसलिए इसको हम इनकमिंग वेक्टर ऐसा लेंगे, इनकमिंग। तो यानी निगेटिव जब आ जाए तो टेबल आगे बढ़ेगा। अब ये टेबल कैसे बढ़ेगा? तो उसको ये ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम निगेटिव हो उसी के सामने का जो ये कॉलम होगा वही हमारा इनकमिंग वेक्टर कहलाएगा। तो ये इनकमिंग वेक्टर हो गया। अब इस इनकमिंग वेक्टर से हम क्या करते हैं कि मिनिमम रेशियो लेते हैं। अब यहाँ मिनिमम रेशियो, तो मिनिमम रेशियो में जो इनकमिंग वेक्टर होता है उसी को XB से डिवाइड करते हैं, यानी 1/8 जो मिनिमम रेशियो होता है वो हमारा XB बाई इनकमिंग वेक्टर, यही हमारा उसका फार्मूला हो। मिनिमम रेशियो इज इक्वल टू XB बाई इनकमिंग वेक्टर। और इनकमिंग वेक्टर यहाँ कैसे डिसाइड करते हैं ये आपको बता दिया गया। अब डिवाइड करें तो यह 1/8, यह 1/2, ये 1/1। अब देखेंगे कि इसमें मिनिमम रेशियो कौन आया, तो जो 1/8 है यही हमारा मिनिमम हो गया। तो जब ये मिनिमम हुआ तब हम जब एक इनकमिंग वेक्टर लेते हैं तो एक आउटगोइंग वेक्टर भी होता है। यानी आउटगोइंग कौन कि देखेंगे कि जो मिनिमम रेशियो आया इसी रो में यूनिट मैट्रिक्स का जिसमें 1 होगा तो इस रो में यूनिट मैट्रिक्स का 1A है, इसलिए ए हमारा आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा, ये आउटगोइंग वेक्टर। अब हम क्या करेंगे कि अब ये अगला टेबल यहीं से बनेगा। अब वो अगला टेबल कैसे आया, तो सबसे पहले जो मिनिमम रेशियो हुआ उस मिनिमम रेशियो को हम रो को लाए और जो हमारा इनकमिंग वेक्टर हुआ वो कहाँ, यानी ये हमारा इनकमिंग वेक्टर और ये हमारा मिनिमम रेशियो का रो, ये जहाँ दोनों काटेंगे वही हमारा की एलिमेंट का है। तो यह 8 की एलिमेंट हो गया। अब आगे का जो टेबल बनेगा उसमें एक ही काम करना है हमको, वो ये कि जो इनकमिंग वेक्टर होगा उसको 1 बनाएंगे और जो की एलिमेंट होगा 1 बनाएंगे और इनकमिंग वेक्टर में की एलिमेंट को छोड़कर जो शेष होंगे उनको 0 बनाएंगे। तो ये इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है, ये वर्क करना है। तो इसको यदि ये 1 नहीं है की एलिमेंट तो इसको इसमें हम सब में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके ही यहाँ लिखेंगे। तो अब जब यहाँ डिवाइड किए इसमें नहीं करते हैं, ये हम वो वैल्यू है कि अब ये जो नया यूनिट मैट्रिक्स आएगा उसमें जो वेरिएबल्स होंगे उनको यहाँ लिखेंगे और उसका जो सी होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। तो ये हमेशा जो नए रो में जो नया टेबल आता है उस टेबल में जो यूनिट मैट्रिक्स होगा उसके वेरिएबल और उसके कोफिशिएंट यहाँ हम लिखते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड किया तो ये 1/8, यह 1 क्योंकि इसको 1 लाने के लिए ही आगे हम लोग ये वर्क कर रहे हैं। तो ये 1 अभी हमारा 4/8 दैट इज 1/2, यह 2/8 दैट इज 1/4, ये हमारा 1/8 और यह 0 और यह 0 ऐसा है। अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम
जीरो बनाएंगे। तो इसको जीरो बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि जो ये वैल्यू है ये 1 है, यदि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी 2 और ये 2 ही है। तो जिसको जीरो बनाना होता है उसी में से हम जो की एलिमेंट को 1 बनाए हैं तो उसको इक्वल करने के बाद उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी हम इसको लिख लें, अलग लिख लें, ये 1 2 8 1 2 8 1 2 8 4 0 4 0 1 0, ये हमने लिख लिया। अब आप क्या कर लें कि यह 2 है तो ये भी 2 होगा, तो इसमें से ये 2 होगा, तब 2 को सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये 0 आए। तो अब हम इसमें 2 से प्रोडक्ट करेंगे तो ये 1/4 ये हमारा 2 हुआ। अब देखें इन दोनों को, इसको हमको 0 बनाना है, इसको नहीं, इसको 0 बनाना है। तो यहाँ का 0 आ जाए, तो 0 आवे, इसीलिए जो ये है उतना ही इसको बनाया, इसमें से सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0 आ जाए। तो ये हमारा 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यह 1 आ गया, ये हमारा 1/2 आ गया, ये हमारा 1/4 आ गया, फिर ये 0 आ गया और ये अभी 0 आ गया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करके लिखें तो यहाँ से शुरू होगा, तो 1 से 1/4 तो 3/4 फिर यह 2 - 2 0। हमको शेष कुछ कैलकुलेशन मात्र करना है। अगले स्टेप में टेबल हमारा क्या होगा कि एलिमेंट को 1 बनाना और उसके बाद जो इनकमिंग वेक्टर में है सबको 0 बनाना। वो 0 बनाने के लिए ये जो कुछ किया जा रहा है किया जा रहा है। तो ये हमारा 2 - 2 देखो 0 आ गया। अब यह 8 - 1 7 आया। अब यह 4 - 1/2 तो ये 7/2 ऐसा आ जाएगा। और यहाँ से ये -1/4 और फिर यह 1 और यह 0 ऐसा है। फिर इसको भी 0 बनाना है। तो अब देखें ये 1 है और ये 1 है, तो इसको इक्वल नहीं करना है, सीधे जिसको लिखना होता है उसी में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब यहाँ से देखें ये हमारा इसमें से ये सब्ट्रैक्ट, जैसे यह 1 है और ये भी 1 है, तो इस 1 से इस 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। यानी यह की एलिमेंट को 1 बनाने से देखते हैं, इससे देखते हैं कि क्या फर्क इक्वल आवे। तब हमारा यह 1 है और ये भी 1 है, तो इससे ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये 0 आ गया। तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करने पर ये 0 आया। इसलिए यही वर्ग सब में, तो ये 1 से 1/8 तो यह 7/8 ये आ गया। तो 1 से 1/8 7/8, 1 से 1 0, 2 से 1/2 दैट इज 3/2 ये आया। और फिर यह 8 से ये 1/4, 8 से 1/4 तभी हमको मिल जाएगा ये 31/4। और फिर यह 0 और ये -1/8, फिर यहाँ से यह 0 -1 और यह 1। अब हमारा ये 0 आ गया। कैलकुलेशन को केयर करते रहना है, वो गलत होगा तो आगे के सारे वर्क्स गलत हो जाएंगे। अब जब इतना हो जाए दूसरी टेबल में ये आ गया, अब हम इसके आगे ये टेबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा यहाँ से z की वैल्यू निकालें। और जब डिफरेंस लें, देखें एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ से इसको 0 बनाना है तो इसी से सब सब्ट्रैक्ट होगा, और ये 1 है तो इससे ये सब्ट्रैक्ट होने पर, तो ये देखें ये 0 है तो 0 से ये 0 सब्ट्रैक्ट होगा, ये यह नहीं होगा तो ये हमारा 0 दे देगा ये वैल्यू। अब आप देखेंगे कि अब ये टेबल हमारा आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि डेल की वैल्यू यदि निगेटिव आएगा तो आगे बढ़ेगा,
और निगेटिव नहीं आएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब निगेटिव कैसे आए कि यहाँ हम फिर जेड जे निकालें, और यह जेड जे कैसे निकलेगा कि अब देखें कि यह हमारा वेरिएबल यहाँ क्या आया और यहाँ हमारा उसका सी की वैल्यू क्या आया। तब आप देखें ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यह हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये 0 और यह 0, तो ये y1 हुआ, इसका जो वेरिएबल है y1 है, तो यहाँ y1 ऐसा लिखा। अब इस y1 का कोफिशिएंट यहाँ जो c का है वो 1 ऐसा लिखेंगे। फिर देखेंगे कि अब सेकंड पे 1 कहाँ है, तो सेकंड पे 1 ये है, ये भी 0 ये भी 0, तो सेकंड पे ए आपका S2 है, तो यह S2 अब ये 0 आ गया, और थर्ड पे 1 आया और ये S3 है, सब शेष 0। अब देखें यहाँ सब 0 था, यहाँ अब 1 आ गया, तो अब इनका करस्पॉन्डिंग में सबसे प्रोडक्ट करेंगे, ऐड करते जाएंगे। तो अब चूंकि इन दोनों का प्रोडक्ट सब में 0 देगा, केवल यही रहेगा, तो 1 × 1 1 हुआ, 1/2 हुआ, ये 1/4 हो गया, ये हमारा 1/8 हो गया, और यह 0 हो गया, और ये हमारा 0 हो गया। तो ये लिख लिया, ये Z1 होगा। अब हम क्या करेंगे कि डेल जे निकालेंगे, डेल जे, यानी इसमें से C को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 - 1 0, ये 1/2 और -1 तो -1/2, और फिर यह 1/4 और -1 तो -3/4, और 1/8 -0 तो 1/8, और यह 0 और ये 0। अब हमने देखा कि इसमें अभी 2 निगेटिव है, तो जब 2 निगेटिव है तो 2 क्या 1 भी रहता तो भी टेबल आगे जाता। तो डेल सिर्फ इस बात को बताता है कि हमारा टेबल आगे बनेगा कि नहीं बनेगा, और यदि बनेगा तो फिर कैसे बनेगा, क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको हर बार इनकमिंग वेक्टर देखना होगा, इनकमिंग वेक्टर के बाद मिनिमम रेशियो देखना होगा, और मिनिमम रेशियो से की एलिमेंट निकालना होगा। तो जो की एलिमेंट होगा अगले टेबल में वो 1 बनेगा, और उसी इनकमिंग वेक्टर के जो शेष होंगे वो 0 होंगे। वही हमारा अगले टेबल बनने का तरीका है। तब आप क्या करेंगे कि ये टेबल यहाँ समाप्त हुआ, लेकिन ये टेबल अभी आगे एक और बढ़ेगा। तो अब देखेंगे कि जो निगेटिव है उसमें मैक्सिमम निगेटिव कौन है, तो ये 3/4 है, और इसको 4 करेंगे तो ये 2/4, तो इससे न्यूमेरिकली ग्रेटर है, और निगेटिव जिसमें जो वैल्यू बड़ी है उसमें कौन है वो मैक्सिमम निगेटिव, तो ये मैक्सिमम निगेटिव। तो जो मैक्सिमम निगेटिव हुआ उसी के कॉलम को इनकमिंग वेक्टर, तो ये हमारा इनकमिंग वेक्टर हो। अब इनकमिंग वेक्टर से क्या करेंगे, मिनिमम रेशियो निकालेंगे। तो मिनिमम रेशियो तो देखें इसी में 1/8 में 1/4 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1/8 से 1/4 को डिवाइड करें या 4/1 से मल्टीप्लाई करें, तो 4/1 से तो ये 1/2, ये हमारा 1/2, और फिर इसको देखें 3/4, तो इसको 2/7, तो ये 3/2 और यह 7, ये 7 यानी 21/2। देखें ये 3/4 इससे डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7, तो 2 से ये 2 टाइम्स 7 से मल्टीप्लाई किए, तो 2 से ये हमारा 4 2 टाइम्स में, तो यानी ये 3/40 ऐसा है। अब हम इसको देखें ये वैल्यू, तो यह 7/8 है, और यह 4/31, तो ये 4 जो हुआ वो 2 से, तो यानी यह 7/31 × 2, तो ये 62 ये आया। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा मिनिमम कौन है, तो मिनिमम कौन है, तो इसके लिए ये
1/2 ये तो सबसे ग्रेटर है, तो सबसे ग्रेटर को नहीं देखना। ये हमारा मिनिमम आएगा, मिनिमम। अब जो मिनिमम आया वो मिनिमम क्यों करते हैं कि वो रो आएगा, वह रो आएगा, और इनकमिंग वेक्टर को जहां इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा की एलिमेंट होगा, एक की एलिमेंट। तो यह 31/4 एक की एलिमेंट होगा। अब अगला टेबल बनेगा, क्योंकि ये निगेटिव आया है, तो अगला टेबल कैसे बनेगा कि बस ये की वर्क करना है, की एलिमेंट को 1 बनाइए और शेष को 0 कीजिए। तो की एलिमेंट को पहले बना लें, तो अब हम इसमें 31/4 से डिवाइड करें या 4/31 इससे मल्टीप्लाई करें। तो अब आप देखें ये जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को करके मैं रखता हूं, क्योंकि वीडियो बड़ा होता जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन हम करके तब इसको रख रहे हैं। अब देखिए कैलकुलेशन करके हमने लिखा है, क्या कैलकुलेशन करना है उसको आपको बता दे रहे हैं। इसमें आप क्या कर रहे हैं कि इसको 1 लाना है, इसको की एलिमेंट को 1 और इसको 0, इसको 0। तो इसको 1 लाने के लिए 31/4 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा या 4/31 से मल्टीप्लाई। तो 4/31 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिलेगा, और इसमें करेंगे तो ये 0 आएगा, इसमें करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, फिर इसमें करेंगे तो 1 आएगा, इसमें करेंगे निगेटिव ये वैल्यू आएगा, 0 में करेंगे अब -4/31 से हमको ये मिल जाएगा। तो अभी हमने 4/31 से सब में इसमें थर्ड रो को तो ये 4/31 ये प्लस है तो प्लस 4/31 ऐसा आ जाएगा। तो ये वर्क हम लोगों ने किया। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि ये वैल्यू जब 1 आ गया तो इसको आपको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए इसको अलग लिख लेंगे, ये 0 7 7/2 -1/4 1 0 अलग लिख लीजिए। और तब जो ये 1 आ चुका है तो यह 7/2 है, तो 7/2 से इस टोटल में मल्टीप्लाई कीजिए, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 7/2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और फिर ये वैल्यू है 1/4, यानी इसको आप लिख लें और इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई करें। तो जब ये 1/4 हो जाएगा और ये भी 1/4, तो इसमें से 1/4 को तो 0, ऐसे ही शेष को भी हम कर लेंगे। तब ये वैल्यू आ गया। अब ये टेबल फिर आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये डिपेंड करेगा कि अब हमारा जो फिर डेल की वैल्यू निकालें वो निगेटिव है या नहीं। तो अब वो कैसे निकालेंगे, तो वहाँ हमारा यहाँ सी बी निकालें, और ये सी बी निकलेगा कैसे, क्योंकि इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड निकलेगा, और उसको जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल निकलेगा, और तब डिसाइड करेगा कि टेबल आगे जाएगा कि नहीं। तो अब इसके लिए अब हमको कैसे मालूम होगा, तो यहाँ सी, तो सी के लिए देखेंगे कि यूनिट मैट्रिक्स क्या क्या है। तो यह 1 0 0, और फिर यह देखो ये थर्ड में आ गया, तो हमारा तीसरा कॉलम होगा। कौन पहले आया कौन बाद में, इस पर डिपेंड नहीं करता है। ये हमारा 0 1 0 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर, यह आया सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे, ये आया थर्ड रो थर्ड कॉलम पे। तो उसी क्रम में लिखेंगे, यह हमारा पहले है तो y1, और इस y1 की वैल्यू 1, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये है तो s2 तो इसका कोफिशिएंट है 0, और थर्ड रो थर्ड कॉलम ये आपका y3, और इसका जो कोफिशिएंट है 1 है, ये 1 आ गया। ऐसा नहीं करेंगे। अब आप क्या कर लेंगे कि इसका इसमें प्रोडक्ट, इसका इसमें प्रोडक्ट, और तब ऐड करेंगे। तो यह 1 × 1, यह 0 × 0 और 1 × 0, ये तो केवल यह 1 बचा, यह 1। तो ये वैल्यू यहाँ से ये आया है। फिर इसमें देखिए 1 का तो ये किया गया, 0 का करेंगे तो 0, फिर 1 का ये, तो इन्हें दोनों का ऐड ये नहीं होगा क्योंकि ये 0 हो गया। तो 31 दोनों का है
और तो 20/31, तो यह 20/31 ये आ गया। और फिर ये तो दोनों जीरो है, तो ये हमको 1 ऐसा आ जाएगा 1। फिर यहाँ से ये वैल्यू ये रहेगा, यह 0 और यह रहेगा, तो 4/31 अब -1/62, तो इसको 8/62 यानी 7/62, तो 7/62। और फिर यहाँ ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और यह 0, एक कंप्लीट आपका 0। और यह वैल्यू आपका 1/ये केवल 0 होगा, ये दोनों ऐड होगा, तो ये 1 और 4 5/31, 5/31 यह हमने ZJ निकाला। अब डेल जे, तो डेल जे के लिए इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 से 1 0 हो गया, यह 0 हो गया। और 20/31 और -1, तो इसका मतलब ये -11/31, -11/31, और फिर यह 1 -1 0, और फिर यह 7/62, तो यही आ गया। और फिर यहाँ से 0, और फिर यह 5/31, ये आया। तब अभी भी एक निगेटिव है, इसलिए भी एक बार और हमको इस टेबल को बनाना पड़ेगा। तो एक बार और टेबल बनाने के लिए, तो यहाँ देखें थोड़ा सा ये वैल्यू, ये जो कैलकुलेट किया गया है, ये हमारा निगेटिव में आएगा, ये निगेटिव में आएगा, लेकिन यहाँ 0 से प्रोडक्ट हो गया, तो हमको इस सम में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ये वैल्यू है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक निगेटिव आया। तो जब एक निगेटिव आया, इसका मतलब टेबल अभी एक बार और बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए अब टेबल आगे जाए, तो उसके लिए क्या करना है, इनकमिंग वेक्टर लीजिए, मिनिमम रेशियो लीजिए और की एलिमेंट को लीजिए, क्योंकि जब की एलिमेंट हमको मिल जाएगा तो अभी उसको 1 और उसके शेष को 0 बनाएंगे। यही अगले टेबल में होना है। तब आपका यह इनकमिंग वेक्टर, ये हो गया इनकमिंग वेक्टर। और मिनिमम रेशियो, तो मिनिमम रेशियो के लिए इसमें इससे डिवाइड करेंगे या इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको 3/40 ऐसा आ गया। और फिर ये आया यहाँ से ये, तो 11/196 ये आया। इसमें इससे करेंगे तो 31, तो ये 2 हो जाएगा, यानी 7/12, 7/12 ये वैल्यू। इसको हम देखेंगे तो ये वैल्यू हमारा मिनिमम होगा, ये मिनिमम होगा। तो यहाँ से यह मिनिमम, ये सेकेंड वाला है। तो जब ये मिनिमम है तो यही रो आएगा। इट मीन्स ये जो वैल्यू हुआ वही हमारा की एलिमेंट। तो जब की एलिमेंट हुआ तो इसको 1 बनाना है, और इसको भी 0, इसको भी 0। तो फिर देखें ये कैसे करेंगे, उस चीज़ को एक बार आप समझ लें। पीछे हम लोग करते आ रहे हैं कि जो की एलिमेंट होगा इसी को 1 बनाना है, यानी 196/31 से इसको डिवाइड कीजिए। तो जो वर्क करेंगे वो सेकेंड वाले रो के सब में करना होगा। तो चूंकि 196/31 से डिवाइड करें तो ये या 31/196 उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, अब इसको अब हमको फिर इसको मिटाना पड़ेगा। और एक वर्क और आपको बता रहे हैं, ये कैलकुलेशन का तरीका आपको बता रहे हैं। अब कैलकुलेट करके सीधे मैं उसको लिखूंगा, क्योंकि कैलकुलेट जब किया जाएगा
तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम कैलकुलेट करके फिर यहाँ लिख रहे हैं। तो करना है प्रोसीजर आपको मालूम है, 31/196 से इसमें सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, यह 1 दे देगा। अब यह 1 दिया तो इस 1 में इससे प्रोडक्ट करके इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0, और फिर इस 1 में 6/31 से मल्टीप्लाई करेंगे और तब इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0। यही वर्क करना है, और जो इसको 0 बनाने के लिए करेंगे, एक करस्पॉन्डिंग रो में सब में वही करना है। तो उसको करके मैं तब लिख रहा हूं। अब देखिए कैलकुलेट करके इस टेबल को हमने लिखा है, किया क्या है, ये आपका की एलिमेंट है, तो 31/196 का इसमें प्रोडक्ट किया तो मिडल वाला आपका ए आया, फिर इसमें प्रोडक्ट किया ये आया, इसमें किया 1 आया, इसमें 0 से किया तो यह आया। फिर वैसे ही इन सब में करते जाएंगे, इन सब में तो हमको ये मिडल वाला ये रो मिल जाएगा। अब इसके बाद से क्या कर रहा है कि जब इसमें सेकंड वाले को यह 1 आ गया, तब इसको हम फिर इसमें 14/31 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो आया, और मल्टीप्लाई करके तब जो ये है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो हमको ये आ जाएगा। और फिर यहाँ देखें 6/31 है, तो इसमें 6/31 से मल्टीप्लाई करके और तब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको ये मिलेगा। इस तरह से ऐसा हम लोग इस टेबल को बना लेंगे। और तब आप देखें कि यहाँ से जो ये वैल्यू जब इसको लिख लेंगे तब हम देखेंगे कि अब हमारा नया यूनिट मैट्रिक्स क्या है। तब आपका फर्स्ट रो और ये 0 0 तो एक हमारा हो गया, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो y1, तो यह y1, और इस y1 का c यह 1, फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में 1 है तो ये y2, इस y2 का भी 1 है, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम इसका भी y3, तो अब यहाँ आ गया। ये यूनिट मैट्रिक्स देने वाले जो वेरिएबल्स हैं वो ये आ गए, इनके कोफिशिएंट ये लिख लिया। अब ये टेबल आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है कि डेल जे हमारा निगेटिव आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए पहले हमको जेड जे निकालना पड़ेगा। तब आप 1 का प्रोडक्ट इसमें, 1 का प्रोडक्ट इसमें, 1 का और सब का सम तो 1, वैसे ही यह 1, ये भी 1, ऐसा आ गया। और तब हम क्या करेंगे, इस 1 का प्रोडक्ट इसमें, 1 का प्रोडक्ट इसमें और 1 का प्रोडक्ट इसमें, तो ये दोनों हमारा निगेटिव है। तो जब निगेटिव है तो ये -4/98, अब इसमें भी हमको 98 करना होगा तो 14/98, तो 14 और ये हमारा -4 तो 10/98, 10/98 को 2 से करेंगे तो 5/49 ऐसा आ जाएगा। फिर इसको हम करेंगे तो आपका ये 196 है, तो इसको 196 करेंगे तो ये 6 आएगा, तब ये 196, और ये 14 आएगा तब 196, तो दोनों निगेटिव को एक साथ, तो ये 6 हुआ और ये हमारा 14 हुआ, तो 14 और 6 ये -20 हुआ, और ये +31 है तो यानी +11/196 ऐसा आ जाएगा। अब इसमें हमने किया तो ये तो 0 आ गया। अब ये 1 का करेंगे तो यही आएगा, 1 का करेंगे तो यही। इसको 14 बनाने के लिए 2/14, तो 1/14 माइनस हो गया तो 1/14 ऐसा आपको मिल गया। अब यह जेड जे निकल आया। अब डेल करेंगे तो यह 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0, इसको 0 सब में से 0 को तो यही 5/14 आई, ये हमारा 11/196 और यहाँ से 1/14। अब हमने देखा कि इसमें कोई भी हमारा ऐसा वैल्यू नहीं है जो निगेटिव हो, इसलिए जब नॉन निगेटिव डेल जी आ गया इसका मतलब इसके आगे अब हमको टेबल नहीं बनाना है। तो जब टेबल नहीं बनाना है तब इनकी वैल्यूज को देखें क्या आया हमारा, जेड की वैल्यू निकालेंगे, जेड की, तो यह जो जेड होता है जेड वो आपका CBXB 1 का प्रोडक्ट 1/14, 1 का प्रोडक्ट 11/196
196 और फिर यहाँ से इसको प्लस करेंगे तो ये 5/49 ए आया, यह आया। अब इसी को कैलकुलेट करें तो जब कैलकुलेट करेंगे तो 196 तो सबका एलसीएम 196 तो ये आ जाएगा 40, ये हमारा प्लस 11 है तो वही रहेगा। और ये हमारा इसमें देखेंगे तो 9 तो ये 20 ऐसा आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई तो 20, यानी फाइनली हमको क्या मिला ये, तो ये आपका 45/196 ऐसा आ जाएगा। तो ये आ गया जेड। तो जो जेड आता है उसी से भी डैश निकालते हैं। अब यहाँ से क्या क्या वैल्यूज निकलेंगे उनको देखें। जेड आ गया तो जेड से भी डैश और जो जो अभी निकल रहा है टेबल से, और यह y1 की वैल्यू यहाँ से 1/14, y2 की वैल्यू 11/196 और y3 की वैल्यू 5/49। तो हमारा ये y1 y2 के सामने x भी जो रहता है वही उसकी वैल्यू आ गया। ये z की वैल्यू यहाँ निकालते हैं तो CB इंटू एक्स भी ये आता है। तो यह z निकल आया, y1 की ये वैल्यू, y2 की ये वैल्यू, y3 की ये वैल्यू। लेकिन हमको a का भी स्ट्रेटेजी निकालना होता है। तो जो x1 x2 x3 डुअलिटी से ऐसा मिलता है कि जो हमने वेरिएबल्स इसके लिए यूनिट मैट्रिक्स के लिए लिया है उसमें S1 का जो कोफिशिएंट है, S1 का जो यहाँ आएगा डेल वही x1। तो यहाँ से x1 ये वैल्यू 5/49, यह x2 के नीचे x2 ये आएगा 11/196 और x3 ये आएगा 1/40। तो y1 y2 के आगे का x भी ये आएगा और जो हमने बेसिक वेरिएबल लिया है इसी का x1 x2 x3 जो ये वैल्यू जाएगा वो x1 x2 x3 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि जो हम लोगों ने यहाँ लिखा है वो सब कैपिटल में है, उसकी वैल्यू हमको स्मॉल में निकालना होगा। तो स्मॉल के लिए सबसे पहले v डैश, तो यहाँ से जो v डैश हुआ वो 1/z, z को 1/v डैश लिखा था या v डैश इक्वल टू 1/z। तो यहाँ से a 196/45 ये v डैश हो गया। और जो y1 था y1 और y1 की वैल्यू को हम लोगों ने स्मॉल y1/v डैश इसको रिप्रेजेंट किया था। तो अब यहाँ से यह स्मॉल y1 इज इक्वल टू v डैश कैपिटल Y1 और v डैश है आपका 196/45, ये v डैश इसकी वैल्यू है। और y1 की वैल्यू आपका यहाँ है 1/40। अब इसको कैलकुलेट करें तो जब कैलकुलेट करेंगे तब ये वैल्यू यहाँ से ये 14 टाइम्स, तो यानी यह 14/196 कैलकुलेशन को देखते रहिएगा। ये y1 है। वैसे जब y2 स्मॉल में लिखेंगे y2 तो ये हमारा v डैश और कैपिटल y2, ये हमारा कैपिटल Y2 तो स्मॉल y2 यानी जो स्मॉल में रहेगा v डैश कैपिटल वही। तो यहाँ से y2 ये वैल्यू v डैश कैपिटल Y2, तो v डैश आपका 196/45
इंटू तो ये v डैश y2 196.45 और y2 की वैल्यू है 11/196। अब ये 196 से 196 कैंसिल 11/45। यहाँ भी देखें ये हम लोगों ने 14 टाइम्स से हो गया तो ये इससे कैंसिल केवल 45 यही बचा है। ये है। अब इसके बाद y3 तो v डैश कैपिटल y3 तो v डैश 196/45 इंटू कैपिटल y3 देखें 5/49 ऐसा हुआ। अब इससे देखें ये हमारा 4 टाइम्स तो 4 टाइम्स और 5 से 9 टाइम्स तो यहाँ आया 4 और बाई 9 तो हमने स्मॉल y1 स्मॉल y2 स्मॉल y3 ऐसा निकाल लिया। अब ऐसे ही स्मॉल x1 जब निकालेंगे स्मॉल x1 तो ये हमारा v डैश कैपिटल x1 ठीक है तो v डैश तो ये हमारा v डैश निकला है 196/45 इंटू कैपिटल x1 ये 5/49 तो फिर देखें ये 4 टाइम्स ये आपका 4 टाइम्स और ये 9 टाइम्स। अब ऐसे स्मॉल x2 तो यह v डैश कैपिटल x2 तो v डैश की वैल्यू वही 196 और बाई 45 और कैपिटल x2 11/196 और फिर ये 196 से कैंसिल 11/45 और फिर स्मॉल x3 तो यह v डैश और कैपिटल x3 तो ये v डैश आया 196/45 इंटू कैपिटल x3 1/14 तो 14 से ये 14 टाइम्स तो 14/45 ये हमने स्मॉल x1 स्मॉल x2 स्मॉल x3 ऐसा निकाला v डैश निकाला। लेकिन ये v डैश की यहाँ वैल्यू हमको निकालना था लेकिन जो गेम की वैल्यू है वो हमने स्मॉल v लिया है तो स्मॉल v द वैल्यू ऑफ गेम v इज इक्वल टू जो वैल्यू आया है यहाँ v डैश -5 तो यह v डैश और -5 तो v डैश की वैल्यू ये निकाला गया है v डैश की वैल्यू निकाला गया है 196/45 और -5 तो ये जो वैल्यू आएगा वो हमारा v की वैल्यू आएगा। तो इसके लिए देखें ये हम एलसीएम लेंगे तो ये 196 -5 का मल्टीप्लाई करें तो यह 5 और ये फिर 20 तो ये 22 ऐसा है और अपान 45 तो ये वैल्यू आया माइनस ये है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि
ये जो वैल्यू आ रहा है, तो यही वैल्यू जो हमने ये लिखा है, ये भी डैश, ये हमने मिनिमम वैल्यू लिखा है, ये बी का हुआ। और हमारा वही वैल्यू आप जब गेम ए लेंगे तो हमारा 29/45 ऐसा आएगा। भी डैश को की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट किया गया है और भी डैश हमने बी को लिया है। तो यहाँ से हम फाइनल जो रिजल्ट लिखेंगे, स्ट्रेटजी फॉर ए इज इक्वल टू x1 x2 x3 4/9 11/45 14/45। ये हमारा स्ट्रेटजी फॉर ए हुआ। अब स्ट्रेटजी फॉर बी इज इक्वल टू y1 y2 y3, तो 40/45 11/45 और 4/9। The value of K R A is equal to 29/45. The value of game R B is equal to -29/45। इस तरह से कंप्लीट हमारा ये सॉल्यूशन हुआ। तो देखें, ये प्रॉब्लम जो बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में, प्रोसीजर में कोई अंतर नहीं आया है, केवल इसके जो न्यूमेरिकली वैल्यूज हैं वो चेंज आया, तो कैलकुलेशन को हम चेंज करेंगे। अब एक कैलकुलेशन तो भाई ये लोअर क्लास की बात है, बीएससी की ये बात नहीं है। बीएससी के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है, प्रोसीजर आपको दिया जा रहा है। इस तरह से ये एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं। अब एक दिन इसका और हम लेंगे और जो भी एक बार आप देख लेंगे गेम थियरी से, ऐसे जो प्रॉब्लम हैं जिसमें आपको दिक्कत हो उसको हमारे पर्सनल नंबर पर आप उसको व्हाट्सएप कर दें और एक दिन हम सभी क्वेश्चंस का जो आपके द्वारा आएंगे तो उसका सॉल्यूशन देने का हम पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि प्रॉब्लम क्या है वो आप सॉल्व करें, उसके बाद केवल देख करके के बुक में से और ये नहीं आएगा वो समाधान नहीं है, उसको आप करें। नहीं आता है तब उसके बाद आप पूछेंगे। यदि आप में से प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे रह जाएंगे तो उस प्रॉब्लम के लिए हम एक वीडियो और आपको दे देंगे। अदरवाइज जो नियम है वो सारे नियम आ चुके हैं, उन नियमों का एप्लीकेशन ही है। किसी स्टेप पे एप्लीकेशन के आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो उसको आप जब सेंड करेंगे उस प्रॉब्लम को तो एक दिन और हम इसको ले लेंगे और यदि कोई प्रॉब्लम आपके द्वारा नहीं आएगा तो फिर हम गेम थियरी को यहीं क्लोज करेंगे।